खबरों को विस्तार से। और आज हम सबसे पहले खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करने वाले हैं कि बिहार में क्या जननायक पद की चोरी का वहां पर पूरा प्रयास चल रहा है क्या, क्योंकि ये मुद्दा प्रधानमंत्री ने भी उठाया था और यूं ही नहीं उठाया था, क्योंकि अलग अलग नेता अपने आप को जननायक बता रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं कि ये जननायक है, जबकि कर्पूरी ठाकुर को वहां जननायक कहा जाता है। और साथ ही बिहार में आज महागठबंधन जो है तेजस्वी प्रण के नाम से कुछ ही देर में अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने वाला, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ बड़ी बातें देख लीजिए। पिछले दिनों युवा संवाद कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि बिहार वासियों, आपको सावधान रहने की जरूरत है। बिहार में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के जननायक पद की चोरी की कवायद चल रही है। वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस नेता ने बिहार में राहुल गांधी को जननायक बता दिया था। अब अचानक महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार को आरजेडी ने जननायक घोषित कर दिया। बोला हमारे तेजस्वी भी जननायक हैं। कांग्रेस के आईटी सेल राहुल गांधी को पहले ही जननायक की उपाधि दे चुकी है, तो दो तो हो गए जननायक नए नए वाले। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी ने रंग में भंग डाल दिया। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव को जननायक बनने में अभी समय लगेगा। तो जाहिर है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान से आरजेडी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया। लेकिन तेजस्वी के जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो तो कुछ अलग ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका मानना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव विरासत का नाम लेकर राजनीति में हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी को अलग रखकर तेजस्वी राजनीति करें, तब कोई नायक का दावा करे, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को तो जननायक पद से कोई दिक्कत ही नहीं है, जितने बना लो। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि कोई भी अपने को जननायक कह सकता है, दिक्कत क्या है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन में आखिर नए नए जननायक कौन हैं और कितने हैं। गठबंधन का इस बीच संयुक्त घोषणा पत्र आज तेजस्वी प्रण के नाम से रिलीज हो रहा है। और राहुल गांधी लेकिन बिहार से अभी तक नदारद है, जबकि सीएम का चेहरा बने तेजस्वी यादव अपने हर घोषणा में तेजस्वी प्रण बता रहे हैं कि ये जो घोषणा है ना, ये तेजस्वी प्रण है। तो फिर सवाल ये है कि कई राज्यों में गारंटी देने वाले राहुल गांधी के गारंटी का क्या होगा। बिहार में नौकरियों की बरसात हो रही है, लेकिन अब तक कांग्रेस के स्टार प्रचारक लोगों के बीच से गायब हैं। कहा तो यह जा रहा है कि कल से राहुल गांधी बिहार में मोर्चा संभाल लेंगे, लेकिन यह अभी तय नहीं है कि यह सिर्फ राहुल की ही रैली होगी अकेले, या फिर उसी में तेजस्वी भी शामिल होंगे। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का प्रचार करने सिवान आएंगे। जाहिर है कि अखिलेश यादव जानते हैं कि बिहार के चुनाव से उन्हें उत्तर प्रदेश में क्या हासिल होने वाला है। लेकिन महागठबंधन के पास इसका जवाब नहीं है कि बिहार में अब तक 11 सीटों पर यह गठबंधन आपस में ही नोरा कुश्ती क्यों कर रहा है, क्यों भिड़ा हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार 5 सीटों पर एक दूसरे को मुकाबला दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी राहुल गांधी के साथ मंच भी शेयर कर रहे हैं। तेजस्वी इसे महागठबंधन की स्ट्रेटजी बता रहे हैं। उनका दावा है कि वो सिर्फ रोजगार की बात करते हैं। लेकिन जनसुराज के जो अध्यक्ष, जनसुराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने भी छठ में आए प्रवासियों को यहीं रहने की सलाह दी कि बिहार आए तो रहिए यहीं पर। उनका दावा है कि बिहार में बड़े स्तर पर फैक्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल तो विश्वसनीयता का है। रोजगार रोजगार कहने और रोजगार के लिए बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग पक्ष है। और बिहार की जनता से बेहतर इसे कौन जानेगा, क्योंकि बिहार की जनता ने सब कुछ देखा है, सब कुछ जाना है, और बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर समझदार भी मानी जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जननायक की उपाधि को लेकर कहा था कि कुछ लोग जननायक उपाधि की चोरी करने में लगे हैं, आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं ये सबको पता है। प्रधानमंत्री जी का वो बयान सुनिए पहले। मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक
कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है और कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। तो प्रधानमंत्री ने तो ये बात कही ही, साथ ही जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि कर्पूरी ठाकुर महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी जननायक थे। लालू यादव की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर छत्र छाया है। पोस्टर में जिनका ऊपर में सभी जननायक कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, लोग जननायक हैं। लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे। अब बात सिर्फ आरजेडी से बाहर गए तेज प्रताप की ही नहीं है। आरजेडी के अंदर महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि तेजस्वी यादव को जननायक बनने में अभी वक्त लगेगा। जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में लालू जी या जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जननायक उनको भी कहेगा लोग। तो जननायक वाली बहस तो एक तरफ है, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने सीएम का चेहरा तो घोषित कर दिया है, आज हम तेजस्वी प्रण पत्र भी घोषित करने जा रहे हैं कि हम अगले 5 साल में कैसे काम करेंगे। साफ बात है, हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। कुछ ही देर में महागठबंधन ये प्रण पत्र अपना जारी करने वाला है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन तेजस्वी ने जो दावा किया उस पर तंज कसते हुए बीजेपी के नेता अजय आलोक ने कहा कि 9वीं फेल घोषणा पत्र के लीडर हैं। पत्र मरल पत्र लोग अपना घोषित करेंगे, आसमान से चांद तारे हिमालय सबको जमीन पे ले आएंगे उठा के। 9वीं फेल घोषणा पत्र के लीडर हैं। ये सब के सब जो हैं डेलीरियम में है, कंफ्यूजन। तो बिहार में दोनों चीजों की चर्चा है, एक तरफ तो जो महागठबंधन का घोषणा पत्र आना है वो, और दूसरी तरफ जननायक वाली भी चर्चा है कि क्या उस पर अलग अलग दावेदारी है और उस पर अंदर बाहर सब जगह से प्रतिक्रिया भी आ रही है। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मनीष पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत मनीष पांडे जी। साथ में हमारे साथ डॉक्टर दिनेश पाल जी हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत दिनेश पाल जी। नमस्कार, आप दोनों को स्वागत। मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा में सहयोग करने के लिए। मैं पहले मधुरेश के पास चलता हूं। मधुरेश, कितनी देर में तेजस्वी प्रण पत्र, हाँ यही नाम दिया ना, तेजस्वी प्रण पत्र कितनी देर में आने वाला है और क्या इस तेजस्वी प्रण पत्र को, इस नोमेनक्लेचर को बाकी साथियों की भी मंजूरी है?
देखिए, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है जिसमें महागठबंधन का जो साझा घोषणा पत्र आने वाला है उसी को तेजस्वी यादव ने तेजस्वी प्रण पत्र कहा है। ये शाम 5 बजे के लगभग ये जारी कर दिया जाएगा। हालांकि जो वक्त है वो 4:30 बजे का राजद की तरफ से दिया गया है, लेकिन एक्चुअली मैं वहीं अभी खड़ा हूं, तो जो यहाँ लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। दूसरी बड़ी बात ये है कि जहां तक बात है दूसरे साथियों की, तो निश्चित रूप से इसमें बाकी जो महागठबंधन के साथी हैं वो भी शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा था कि पहले प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल होने वाली थी, लेकिन किसी कारण की वजह से वो इसमें शामिल नहीं हो सकी है। जहां तक बात घोषणा पत्र की है, तो तेजस्वी यादव पहले से ही लगातार कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। चाहे जीविका दीदियों की बात करें, चाहे 1 करोड़ रोजगार देने की बात करें, या फिर जो हर घर सरकारी नौकरी की बात करें, और इसके अलावा भी कई घोषणाएं लगातार वो करते आ रहे हैं। और समझा जा रहा है कि इन्हीं सारी बातों को घोषणा पत्र के में शामिल भी किया जाएगा। इसके अलावा एक जो हमारे जानकार हैं उनके अनुसार ये बताया गया है कि एक घोषणा पत्र में इस बात को भी शामिल किया जाए कि जो भूमिहीन है बिहार के, जिनके पास घर बनाने को भी जगह नहीं है, उनको सरकार भूमि भी देगी। इसके अलावा भी कई लोक लुभावने जो इसके बारे में ब्यौरा आएगा मधुरेश, हम आपके पास आएंगे और चर्चा के लिए। लेकिन बिहार चुनाव से ही जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में बता दें कि जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग का नोटिस मिल गया है। दरअसल 2 राज्यों के वोटर आईडी रखने के मामले में यह नोटिस मिला है। आयोग ने 3 दिनों में जवाब देने के लिए प्रशांत किशोर से कहा। बिहार और पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम दर्ज है दोनों राज्यों में, तो 2 जगह नाम होने की स्थिति में 1 वर्ष का कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है। तो यह ब्रेकिंग न्यूज, जो कि बिहार चुनाव से ही जुड़ा हुआ ब्रेकिंग न्यूज है कि जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। 2 राज्यों के वोटर आईडी रखने के मामले में यह नोटिस मिला है, और ये उनका नाम जो है वो बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगह दर्ज है। 3 दिनों में जवाब देने को कहा गया। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, चुनाव आयोग ने ये जो नोटिस दिया है, क्या किसी तरह की कोई शिकायत की गई थी प्रशांत किशोर के इन दो जगहों पर नाम को लेकर? जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया और पश्चिम बंगाल में एक जगह पर और बिहार में एक जगह पर, 2 जगहों पर जब ये बात सामने आई कि प्रशांत किशोर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है और बाकायदा वो संख्या अभी एक तरह से सामने आई, उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस दिया गया है। हम जानते हैं कि उनसे 3 दिन में जवाब मांगा गया है। जो मौजूदा कानून में ये बात है कि अगर 2 जगहों पर किसी का नाम होता है उसकी जानकारी में, तो उसे आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है और कारावास की सजा का भी प्रावधान है। तो एक के बाद हम देख रहे हैं एक दूसरे मामलों में विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, जो तमाम मुद्दों पर राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं और तमाम विरोधी दलों के नेताओं पर सवाल उठाते हैं। वो खुद ऐसे सवालों के घेरों में फंसते जा रहे हैं जहां पर यह सवाल बहुत बड़ा हो गया है कि किस राजनीतिक शुचिता की वो बात करते हैं, जब वो खुद 2 जगह से मतदाता सूची में उनका नाम है और राज्य भी अलग अलग है। देखिए, एक बिहार और एक पश्चिम बंगाल, तो 2 अलग अलग राज्यों में नाम कैसे हो सकता है बिना उनकी जानकारी के? तो अब ये जब वो नोटिस का जवाब देंगे तब ये स्पष्ट होगा कि कैसे वो क्या सफाई देते हैं इस बात को लेकर कि 2 राज्यों में उनका नाम मतदाता सूची में कैसे आया। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल अब खड़ा हुआ है कि जिस तरह की राजनीति की वो जिक्र करते रहे हैं और जिस तरह से वो ये कहते रहे कि तमाम आरोप विपक्षियों पर लगाते रहे, अब खुद वो एक बहुत गंभीर आरोप में। शैलेंद्र ये बताइए, चुनाव आयोग के संज्ञान में ये बात आई कैसे? और दूसरी बात ये कि हालांकि प्रशांत किशोर जो हैं वो तो इस नोटिस का जवाब देंगे, लेकिन क्या कुछ शुरुआती प्रतिक्रिया अभी तक जनसुराज की तरफ से या प्रशांत किशोर की तरफ से आई है सामने? ये देखिए, अभी तुरंत ही ये जानकारी आई है कि चुनाव आयोग की तरफ से ये नोटिस दिया गया है। अब देखना होगा कि जनसुराज या प्रशांत किशोर की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन हमने सुबह ही देखा था कि ये बात संज्ञान में आई थी और मतदाता पहचान पत्र बाकायदा ये जारी किया गया था कि जिसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर संज्ञान में आई थी। मतदाता सूची संख्या भी जिसमें बिहार और
जी। पश्चिम बंगाल में उनके नाम ठीक है। का जिक्र स्पष्ट तौर पर सामने आया था और उसके बाद ये नोटिस सामने आया। अब जनसुराज क्या कहता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये इसका इंतजार रहेगा कि क्या देते हैं नोटिस का जवाब, क्या कहते हैं अपने जवाब में। लेकिन बहरहाल ये ब्रेकिंग न्यूज है कि 3 दिनों के अंदर जवाब देना है प्रशांत किशोर को, क्योंकि 2 राज्यों में वोटर लिस्ट में उनके नाम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए इस खबर पर आपका। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बता रहे थे कि चुनाव आयोग ने जनसुराज पार्टी के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, उनको नोटिस दिया है और इस नोटिस में 3 दिनों के अंदर अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। 2 जगह उनके नाम हैं और इसे में 1 वर्ष का कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है। अब देखना होगा इसमें आगे क्या होता है। बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर थी। लौटते हैं अपनी चर्चा पर। हमारे साथ हमारे सारे खास मेहमान जुड़े हुए। मनीष पांडे जी हैं, डॉक्टर दिनेश पाल जी हैं, मधुरेश हैं और साथ में विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हैं। मधुरेश ने जानकारी दी कि थोड़ी देर में वहां पर महागठबंधन का साझा घोषणा पत्र जारी होने वाला है। लेकिन विनोद जी, मैंने मधुरेश से जो सवाल पूछा था, मैं थोड़ा सा उसको बढ़ाता हूं आगे। हालांकि वहां चर्चा तो जननायक पद की चोरी को लेकर भी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो ये क्लेम किया है कि ये तेजस्वी प्रण पत्र होगा, ये अभी सिर्फ शुरुआती तेजस्वी का क्लेम है या आपको लगता है कि कांग्रेस ने, वीआईपी ने, बाकी पार्टियों ने ये हरी झंडी दे दी कि हाँ इसी नाम से महागठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाए? लाल जी, आज बिहार में 2 चीजें चर्चा में है। हाँ, एक तो तेजस्वी प्रण है और दूसरा तेजस्वी जननायक है। हाँ, तो जब आप अपने स्क्रिप्ट में जननायक की चर्चा कर रहे थे अपनी रिपोर्ट में, तो ये समझने की जरूरत है कि जैसे तेजस्वी प्रण है वैसे ही तेजस्वी जननायक भी है। अब जननायक यानी सेल्फ क्लेम्ड जिसे कहते हैं, है ना? हाँ। तो जननायक के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों जब पहली बार रैली का उन्होंने आगाज किया था बिहार चुनावी संग्राम में, तो समस्तीपुर में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने वो जो एक तरह से एक श्रद्धांजलि देते हुए उनके घर भी पहुंचे थे। हाँ। और वहां भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोगों से बात करते हुए यही बात कही थी कि बिहार के लोगों ये सावधान रहना, यहाँ कर्पूरी जी के जननायक पद की भी चोरी की कोशिश हो रही है। यही बात भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी विज्ञान भवन में जो लोगों यूथ के साथ में एक संवाद के साथ प्रोग्राम में भी उन्होंने बात कही है। तो जाहिर सी बात है, एक कंसर्न तो है कि आप जब ये उधार का ये पद लेते हैं और उधार के से आप अपने को उसे एक टॉल लीडर के साथ अपने को कंपैरिजन करते हैं, तो आप पे सवाल तो आएंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर ने अंदेशा व्यक्त किया था अपने इस दोनों सम्मेलन में, उसी को बात करते हुए जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, वो बिहार प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष रहे, कद्दावर मंत्री रहे हैं और एक साफ सुथरा छवि उनकी है। हम लोग उनको बेहतर जानते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी को। तो सिद्दीकी साहब ने ये सवाल उठाया कि भाई ये सवाल है कि अभी टाइम लगेगा, अभी लोगों के बीच में कुछ करके दिखाना पड़ेगा। आप झटके में जननायक ऐसे ले लिए जैसे राहुल गांधी को आईटी सेल ने पिछले दिनों से जननायक राहुल गांधी ने शुरू किया था। अभी जो बिहार वोट अधिकार यात्रा में पप्पू यादव ने एक क्लेम टॉल क्लेम करते हुए उन्होंने कहा ये असली जननायक राहुल गांधी है। तो भैया ये असली जननायक है तो नकली जननायक कौन है जी? तो अब सवाल है इस जननायक के जो ये बिहार में जो क्लेम चल रहा है अलग अलग पार्टियों में, खास करके महागठबंधन में, वो एक साफ है कि आप जो इमेज लेके दूसरे एक बड़े टॉल लीडर को ये बताने कि आपकी उसी के चोले को पहन के ये सारी चीजें कह के अभी आप घोषणा पत्र में तेजस्वी प्रण का नाम देके ये आपकी वास्तविकता को आप छुपा नहीं सकते। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि तेजस्वी आज जो पूरे बिहार में कहते हैं कि हम रोजगार 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 की बात करते हैं, तो सवाल है कि तेजस्वी से ये बात पूछने वाले भी तो लोग हैं कि लालू यादव अपने विरासत में 30,000 के बजट को छोड़ के गए थे उस बिहार को। आज नीतीश सरकार में 3.5 लाख का बजट है, 10 गुना से ज्यादा, 10 गुना से ज्यादा, 12 गुना। और अब तेजस्वी जो रोजगार की बात करके जो तेजस्वी प्रण कर रहे हैं वो 30 लाख करोड़ का है। आएगा कहां से? क्या कोई बिहार के आदमी इस जो नए जननायक पे विश्वास करेगा? ये सारे सवाल हैं। दिनेश पाल जी, डॉक्टर दिनेश पाल जी, पहले तो इस पर मुझे बताइए, क्योंकि हम उसी चीज को खोज रहे हैं कि आज शाम में जो घोषणा पत्र आएगा, संयुक्त घोषणा पत्र, क्या उसके कवर पृष्ठ पर लिखा होगा तेजस्वी प्रण पत्र या फिर कुछ और लिखा होगा? और कुछ जरा बताइए, कुछ तो मधुरेश बता रहे थे कि आप लोग क्या क्या शामिल करने वाले हैं, पहले घोषणा पत्र पर बताइए डॉक्टर दिनेश पाल जी।
देखिए, घोषणा पत्र के 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया महागठबंधन का जी। और उसका जो अति पिछड़ा का जो संकल्प पत्र है वो बहुत पहले जारी हो चुका है, आप देखे होंगे। और जो हमारा अनुसूचित जनजाति और आदिवासी जनजाति और ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग वर्ग हैं उससे जुड़े हुए जो संकल्प थे वो तो आप देख चुके होंगे, जिसमें कहा गया है कि जो भूमिहीन है, इनके जब मकान बनाने का घर जमीन भी नहीं है, उनको 3 डिसमिल शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल जमीन देंगे। एक यह बहुत बड़ा जो है। उसके बाद जो आरक्षण का विस्तार हुआ था जातिगत सर्वेक्षण के बाद, जिससे कि भाजपा केंद्र सरकार और नीतीश भी मजबूर है, 9वीं अनुसूची में लोग शामिल नहीं कर रहे हैं, उसे शामिल करवाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई है। साथ ही उसमें यह भी कहा गया है कि जो निजी शिक्षण संस्थान होंगे उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी और जो आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत जो गरीब बच्चों का एडमिशन का था उसमें भी SC ST और BC के लिए 50% आरक्षण की बात थी। और SC एक अति पिछड़ा समाज का जो बिहार में, जो कि बिहार की 1/3 जिसकी आबादी है, वो शुरू से मांग करते रहे हैं कि हमें भी प्रताड़ित किया जाता है, तो SC ST एक की तरह EBC एक बने। ठीक है, विचार की बात नहीं चल रही है। अब उस पर बताइए कि नाम क्या होगा, तेजस्वी प्रण पत्र होगा नाम की कुछ और नाम होगा? देखिए, अब कुछ देर इंतजार कर लीजिए। अच्छा, जब सार्वजनिक हो उसका इंतजार कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तब तक बना रहे, कम से कम सस्पेंस एक रहेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ। जननायक वाले पर अलग से आऊंगा, जननायक वाला अलग से चर्चा करेंगे। उस पर भी सुन लीजिए, जब सुनना है तो। मैं आ रहा हूँ, मैं पहले मनीष पांडे जी को ला रहा हूँ, पहले मनीष पांडे जी को, उसके बाद जननायक वाले पर अलग से चर्चा करेंगे। हाँ, मनीष पांडे जी बताइए। मनीष पांडे जी, तेजस्वी प्रण पत्र उधर से आ रहा है, आपकी घोषणा पत्र का क्या नाम रहेगा? और तेजस्वी प्रण पत्र नहीं, पूछ लीजिए, वो आएगा भी कि नहीं, इसमें डाउट है। आएगा भी कि नहीं, सही बात है। मैं डॉक्टर दिनेश पाल जी के क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं, आएगा भी कि नहीं, आएगा तो क्या नाम होगा, क्या क्या रहेगा, बताइए। देखिए, संकल्प पत्र हम लोग हमेशा चुनाव में देते रहे हैं और इतना ही नहीं है, लोकसभा का चुनाव हो या बिहार विधानसभा, लोकसभा में भी हमने जो 19 में लोक संकल्प पत्र दिए थे वो लगभग 90% से एबव हमने पूरे किए उस संकल्प। और बिहार विधानसभा के चुनाव में भी जो 2020 में हमने दिए थे उसमें करीब करीब हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। हम उसका ब्यौरा भी हम देने वाले। देखिए, एक मुझे याद आता है, एक फिल्म आई थी खलनायक, उसमें गाना था, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। अच्छा, ये जो तेजस्वी संकल्प पत्र है भाई, तेजस्वी के ऊपर किस चीज के चार्जशीट है तेजस्वी? आपको किसी पोस्टमेंटी का आरोप लगा है और वो उत्तराधिकारी किसके हैं जिन पे चारा घोटाला के सजा याफ्ता है। देखिए, दुर्भाग्य इस बिहार का यह है कि ठीक है, महागठबंधन का संकल्प पत्र रहता मनीष जी, उन्हीं तेजस्वी को तो अब महागठबंधन ने अपना CM फेस डिक्लेयर कर दिया है, कर दिया ना। अब देखिए, ऐसा है कि वह कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, किस परिदृश्य में हुआ, यह सब हम सभी जानते हैं। मैं उस पर चर्चा करके समय बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन हमारे मित्र राजद के प्रवक्ता जो अभी कह रहे थे कि आरक्षण की बात कर रहे थे और सब को लागू करने की बात कर रहे थे, मैं एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर यह न दे तो विनोद मिश्रा जी जवाब दें या आप दें। मेरी जिज्ञासा है, हो सकता है मुझे ज्ञान का थोड़ा अभाव होगा। तेजस्वी जी ने कहा कि हर परिवार को सरकारी नौकरी, चलो ठीक है, मान लिया इनकी बात, ठीक है, तो क्या उसमें आरक्षण लागू होगा क्या? हर परिवार आरक्षण लागू होगा? आरक्षण लागू होगा क्या? और अगर आरक्षण लागू होगा तो यह कैसे होगा कि 100% परिवारों को आरक्षण भी देंगे और सरकारी नौकरी भी दे देंगे? मतलब थोड़ा सा इस फॉर्मूला को, ठीक है, मैं इसके बारे में पूछूंगा, मैं पूछूंगा दिनेश जी से, मैं पूछूंगा, लेकिन जरा एक जो दूसरा पहलू है, मधुरेश, ये जो जननायक वाली बात अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसमें तो आरजेडी से जो बाहर गए तेज प्रताप यादव, वो भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आरजेडी के जो अंदर हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो भी कह रहे हैं कि अभी तो टाइम लगेगा। हैं, तो ये जो जननायक वाला क्लेम है, इसमें आरजेडी में ही बहुत सारे स्वर सुनाई पड़ रहे हैं क्या? मधुरेश, आप आप बोलिए। कुछ जल्दी में ये क्लेम कर दिया गया, शायद इसमें भी एक तरफ राहुल गांधी को जननायक बताया जा रहा था, तो पैरेलल खड़े रखने के लिए शायद तेजस्वी यादव को भी जननायक कह दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है
कि जो राजद के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि जननायक कैसे बनते हैं और उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है। तेजस्वी की शायद अगर उम्र के हिसाब से भी देखी जाए तो अभी उनके पास एक लंबा राजनीतिक में कैरियर है और करने के लिए भी निश्चित रूप से बहुत कुछ वो कर सकते हैं कल के डेट में। तो उस हिसाब से भी अभी बहुत कुछ करना बाकी था और अभी से जननायक लगा देना ये कहीं ना कहीं एक अजीब सी हरकत है। लेकिन इसे राजद के अंदर के भी कई लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमने अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी स्टेटमेंट सुना, उसके बाद उनके ही भाई तेज प्रताप यादव हैं, वो भी इस चीज को सिरे से नकार रहे हैं। तो विरोधाभास तो पार्टी के अंदर में बिल्कुल दिख ही रहा है। बिल्कुल। अब बात सिर्फ आरजेडी की नहीं है विनोद जी, बात सिर्फ आरजेडी की नहीं है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भाई जिनको जिनको मन है अपने आप को जननायक घोषित कर दो, दिक्कत क्या है। और फिर बात यह भी है कि असली जननायक और नकली जननायक, तो अगर असली जननायक अपने आप को क्लेम करते हैं तो क्या नकली जननायक क्या कर्पूरी ठाकुर जी को करार देंगे, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को? लालजी, मैं मानता हूं कि पवन खेड़ा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये कांग्रेस का अनुभव है। कांग्रेस का अनुभव है कि पवन खेड़ा उसी बात में आगे बढ़ाते हुए ये भी कह रहे हैं कि गांधी जी का नाम, कई नाम थे, बापू कोई कहते थे, कोई महात्मा कहते थे, कोई इस तरह से नाम उनका लिया जाता था। तो गांधी नाम किसी ने लगाया, उसमें दिक्कत क्या है? तो कांग्रेस पार्टी में हमने देखा कि इंदिरा गांधी से लेके सब ने अपने नाम में गांधी लगा लिया। तो ये गांधी टाइटल लेने में उनको लगा कि कभी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए जननायक टाइटल लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा का टाइटल लगा लेते, राष्ट्रपिता का टाइटल लगा तो वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ईजी बात है। सवाल है कि जननायक, कोई जननायक ऐसे नहीं बनता। ये बात मधुरेश ने बहुत कायदे की बात कही है कि ऐसे नहीं बनता। कर्पूरी ठाकुर के अभी अब देखिए, बिहार के दो बार के मुख्यमंत्री हो रहे हैं। उनके घर पे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे। तो अगर हम अपने प्रोड्यूसर साहब को कहें कि उनके घर की हालत अभी भी दिखा दे, झोपड़ी वाला घर है तो वो भी आपको समझ में आएगी कि जननायक कैसे होता। तो ये बातें बिहार के लोगों में आप एक तरह से मजाक कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर अपने को टॉल क्लब में जननायक कहते हैं तो उनको भी ये समझना चाहिए कि आप जिस विरासत से आए हैं राजनीति में, वो जननायक नहीं होता। कर्पूरी जी के जो त्याग है, भारत रत्न की उपाधि भी उनको ऐसे नहीं मिली है। कई वर्षों के बाद उनके इस सम्मान को ये भारत सरकार ने, जब मोदी गवर्नमेंट ने ही उनको ये सम्मान दिया है, तो उनकी वो जननायक छवि के लेके ही दिया गया था। तो ये सारे सवाल को लेके आप कॉपी करने से कोई जननायक नहीं होता। आज अगर मान लीजिए, मैं सुबह का देख रहा था, प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों, छठ के बाद आपको वापस नहीं जाना है, आप 14 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, जब स्वराज की सरकार बनने जा रही है। यहाँ ढेरों फैक्ट्रियां लगेंगे, आपको 10-10 हजार की नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव का अब भी 5 मिनट पहले उसी लाइन पे ट्वीट आ गया जी, और उन्होंने यही शुरू किया कि भाई ये बिहार में नौकरियों की बरसात होगी जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मनीष पांडे जी का सवाल तो आप कह सकते हैं कि मौलिक सवाल है। मैं अभी लेके जा रहा हूं क्या इसमें सबका नौकरी की जो बरसात हो रही है, क्या उसमें भी आरक्षण है? ये सवाल तो मनीष जी ने पूछा है कि इसका जवाब भी तो आना चाहिए। डॉक्टर दिनेश पाल जी बताइए, ये जो सवाल किया गया है कि इसमें क्या करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अनारक्षित वर्ग हैं उनको छोड़ देंगे कि नहीं भाई आपको नहीं मिलेगा, सारे घर में, सारे परिवार में आप शामिल नहीं हैं, सिर्फ आरक्षित वर्ग शामिल है? बताइए। पहले तो मेरी शिकायत आपसे है और आपके जो विशेषज्ञ आए हैं विनोद मिश्रा जी से, कर दीजिए कि आपको अभी तक बस केवल राहुल गांधी के और तेजस्वी जी के नाम के साथ जननायक सब जुड़ा दिखा, मोदी जी के नाम के साथ क्यों नहीं जुड़ा? कौन कहा मोदी जी को जननायक? मनीष जी बताइए, क्या मोदी जी को आपने जननायक कहा है? सुनिए तब सुनिए, समझ दीजिए पहले। आपको बता रहा है, बीजेपी इंडिया का ट्वीट है 17 सितंबर 2025 का, जिसमें लिखा हुआ है देश के जननायक को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा ट्वीट आपको सुना रहे हैं बीजेपी इंडिया का, श्रम शक्ति को देश के जननायक का नाम, मोदी जी की तस्वीर है। उसके बाद 17 सितंबर 2015 का ट्वीट है, जननायक श्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली की जनता से दिल की बात। उसके बाद है 2 मई 2024 का ट्वीट, देश बीजेपी ठीक है। आपका ये कहना है कि ये लोग भी अपने, मैं समझ गया, अब लिस्ट लंबी करने से क्या फायदा? आपका कहना है कि बीजेपी भी कहती है अपने नेताओं, बीजेपी आ गया ना, क्रक्स आ गया। नहीं बिल्कुल, अब बात सुनिए पूरा।
पहले बात सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी के लोग कहते हैं इसलिए, मेरा कहना आपसे ये है कि आप जब 2 लोग को फ्रेम में रखें तो तीसरा को फ्रेम में क्यों नहीं रखे? सवाल पहला आपसे है। आपको मोदी जी को भी फ्रेम में रखना चाहिए और आपको विशेषज्ञों को भी याद करना चाहिए। दूसरी बात हम आ रहा है, मोदी जी फ्रेम में है, देखिए ना कर्पूरी ठाकुर जी का असली जननायक का सम्मान करते हुए, असली जननायक का सम्मान करते हुए फ्रेम में है मोदी जी, माला पहनाते हुए। नहीं जी नहीं, आप हम लोग आप आपकी मजबूरी हो सकती है, आपकी सरकारी नौकरी होगी, सरकारी। अरे छोड़िए, जो सवाल पूछा है उस पर जवाब दीजिए। डॉक्टर दिनेश जी जो सवाल पूछा है उस पर जवाब दीजिए मुझे। उसी पे दे रहा है जवाब। एक सवाल मनीष पांडे जी ने पूछा है लेकिन उस पर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, उस पर अनकंफर्टेबल हो गए, उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या कीजिएगा? वहां पर सवर्ण लोगों को, अनारक्षित लोगों के परिवार को छोड़ दीजिएगा क्या? उनको नौकरी दीजिएगा? मेरा जवाब अब बिल्कुल सब पे देंगे जवाब। हाँ। मेरा आपसे शिकायत जो था, आपने मोदी जी का भाषण सुनाया था, इसलिए मोदी जी जो जननायक उपाधि की चोरी की बात कर रहे हैं, उनके पार्टी के लोगों ने उन पर दर्जनों बार खुद जननायक कहा है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो उन्होंने पूछा था। दूसरी बात, आरक्षण कैसे लागू कीजिएगा उसमें, हर परिवार में नौकरी में? जननायक की पूरी बात सुन लीजिए। और सिद्दीकी साहब ने जो बयान आपने सुनाया, सीधी कहे, सिद्दीकी साहब ने सही कहा कि अभी ये राजनीति कर रहे हैं, जनता में पैठ बनानी होगी, अपना कर लेंगे तो जनता भी न कहेगी जननायक। बड़े भ्राता तेज प्रताप की भी बात सुनाई थी। सुना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो देखिए तेजस्वी जी से भी अगर आप पूछिएगा कि आपको अब आ जाइए उस पर, तो मना कर देंगे। आप जरा उस पर आइए जो आप जवाब देने नहीं है, जो वाला वो वाला। दूसरी बात, आपकी नौकरी वाली बात, उसमें भी आपने चूक की। क्या? आपने कहा अनारक्षित वर्ग और सवर्ण, आपको गलतफहमी है। अनारक्षित वर्ग सिर्फ सवर्ण के लिए नहीं होता है, अनारक्षित सभी के लिए होता है, और उसमें सभी वर्ग के लोग जा सकते हैं। या फिर सुधार लीजिए। मैंने आपको ये कहा, सुनिए, अनारक्षित क्या होता है और सवर्ण क्या होता है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अनारक्षित वर्ग क्या होता है और सवर्ण क्या होता है ये दोनों मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आपसे सवाल ये है कि जब सारे परिवारों को नौकरी दीजिएगा तो उसमें आरक्षण लागू कैसे कीजिएगा, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, हम बता दें आपको, अनारक्षित बिहार में या देश में ऐसी कोई जाति नहीं है जो आरक्षित वर्ग में आज के देश में नहीं है। हर जाति आरक्षित वर्ग में है, जैसे ईडब्ल्यूएस जब से आ गया तब से। अरे तो कोटा से बाहर दीजिएगा दिनेश पाल जी, कोटा से बाहर दीजिएगा। अरे अब कोटा के अंदर ही दीजिएगा ना, बीच में टपकने क्या जरूरत है आपको? मैं टपक नहीं रहा हूं, मैं तो पूरा प्रश्न जोड़ रहा हूं। मैं तो पूरा आप ये, आपका तर्क ये है कि 100% लोग आरक्षण के दायरे में हैं, ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? सुनिए, मैं कह रहा हूँ आपने आपका पहले कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ, उसके बाद कर रहा हूँ। आरक्षण इसीलिए लाया गया था, आरक्षण इसलिए लाया गया था ताकि सबकी सहभागिता बढ़ सके, और उसी का यह अगला क्रम है। और जो आरक्षण का विस्तार करके 75% जवाब मुझे मिला नहीं। मैंने आपसे पूछा क्या 100% लोग आरक्षित हो गए हैं, जो आपका तर्क है? देखिए, अनारक्षित हम बोले ना, 75% जो आरक्षित की बात कर रहे थे, जो आरक्षित वर्ग अनारक्षित में भी जाएगा। आरक्षित सीटें हैं तो उसमें सब जाएगा, जो उसका अच्छा मेरिट आएगा वो आरक्षित में जाएगा। उसमें इसका मतलब हर परिवार में अगर नौकरी मिलेगा तो आरक्षण तो लागू नहीं कर पाइएगा ना, यही सवाल था। सब एक ही पद नहीं होगा। सरकारी नौकरी जो है पद अलग अलग होते हैं, एक ही पद नहीं है सबका बराबर, पद की श्रेणी भी होता है। हर लोग ठीक है, मनीष जी काउंटर, मनीष जी का काउंटर, बोलिए मनीष जी। ठीक है, अब मनीष जी को आपने रोका था, मनीष जी बोलिए। हाँ, अब दिनेश जी आप डॉक्टर लगाते हैं, आपने अभी एंकर महोदय को कहा कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा कंफ्यूज आप, मैंने बोला यहाँ पर कि अभी तुरंत आप बोलिए, कहा था कि 50% इधर 25% उधर और 9वीं अनुसूची, ये सब बातें कहने के बाद मैंने आपसे यह सवाल पूछा था। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर हर परिवार के लोगों को जो आरक्षण में आते हैं, सामान्य कैटेगरी में आते हैं, हर को आप जब नौकरी देंगे, जितना भी पद सृजित करेंगे, आप जो भी नौकरी देंगे तो उसमें आरक्षण लागू करके देंगे ना, तो फिर आप हर परिवार को कैसे दे पाएंगे? ठीक है, ये तो सवाल है। नौकरी देने से पहले बात हुई कि उसके लिए विधिवत अधिनियम बनेगा, अधिनियम में सब प्रावधान। अच्छा, यानी अभी तस्वीर साफ नहीं है, अभी अधिनियम वाली तस्वीर साफ नहीं। विनोद जी, अच्छा डॉक्टर साहब, विनोद जी को लाइए। विनोद जी, डॉक्टर साहब, विनोद जी, ये डॉक्टर साहब आपको व्यावहारिक है, 30 लाख करोड़ का बजट लगेगा, वो एक अलग पहलू है, लेकिन सामाजिक पहलू पर मनीष जी ने एक सवाल पूछ के बता दिया। अरे डॉक्टर साहब, यहाँ जो लोगों को आप कंफ्यूज, दिनेश जी, अच्छा दिनेश जी, अरे डॉक्टर दिनेश जी, अब सुनिए विनोद जी, ठीक है सर, बहुत ज्ञान लिए, अरे बहुत ज्ञान लिया आपसे। डॉक्टर दिनेश जी, मनीष जी के एक सवाल पे आप तो कैसे घिरे, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। सुनिए,
अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तेजस्वी प्रण के में सारे पत्रकार होंगे, यही सवाल पूछेंगे कि भाई जो सरकार बनते ही, सुनिए, छठ के जो गए हुए लोग हैं उनको आप रोक रहे हैं कि जाना मत बिहार में, इसके बाद जो है तेजस्वी सरकार आ रही है और उसके बाद जो है नौकरियों की बरसात होने वाली है। भाई सवाल तो है कि जिस व्यवस्था से आप नौकरी देने जा रहे हैं, 30 लाख करोड़ की भी व्यवस्था आप बताएंगे कि हम कैसे व्यवस्था करने जा रहे हैं, उसमें जब आप नौकरी देंगे तो व्यवस्था तो बनेगी कि संवैधानिक व्यवस्था में जो वर्गों को दिया गया है आरक्षण कि उस प्रायोरिटी में वो लोग कहाँ होंगे, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप चलिए, आपके पास कोई जवाब होगा भी नहीं। अब आप बताइए, अरे मैं आपकी सुविधा दे रहा हूँ, छोड़िए ना, आपके बस की बात नहीं, आपको मैं ये सुविधा दे रहा हूँ कि ये बताइए कि कल से राहुल गांधी चुनावी प्रचार में है, वोट अधिकार के बाद जो गए 2 महीने के बाद लौटे हैं, तो क्या ये जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जो साझा मंच होगा तो उन जगहों पे भी होगा जिन जगहों पे आप सीधे मुकाबला आरजेडी और कांग्रेस के बीच में है, सामने या 5 सीटों पे आरजेडी और कांग्रेस है, तो महागठबंधन में क्या ये साझा मंच उन इलाकों में भी जाएगा, उन जगहों पे भी जाएगा, उन सीटों पे भी जहां आपके ही कैंडिडेट महागठबंधन के आपस में लड़ रहे हैं? ये एक अलग पहलू है। वो इंतजार कर कीजिए, जब राहुल गांधी जी का दौरा शुरू होगा उसके बाद शेड्यूल बनेगा और उसके शुरू होगा। अरे जोड़ लीजिए, एक चीज सुन लीजिए थोड़ा। मनीष जी एक सवाल किए शुरू में, उन्होंने कहा था कि बजट 10 गुना बढ़ गया है। उनको याद होना चाहिए कर्ज भी बिहार पे 10 गुना बढ़ गया है। जब 2005 में हम सरकार आई थी तो उस समय बिहार मात्र 37 कर्ज में था, आज लगभग 4.25 लाख करोड़ कर्ज में है। अमेरिका पे कितना कर्ज है आपको पता है दिनेश पाल जी? सुन लीजिए अमेरिका के ऊपर कितना कर्ज है। अब आप इकोनॉमी तो कम से कम भाजपा के लोगों को और नरेंद्र मोदी को मत सिखाइए। भाजपा को कुछ आता है? मैंने कहा कि देश जो है देश आज विश्व के पटल पर चौथी और तीसरी अर्थव्यवस्था के करीब है। आप कम से कम अर्थव्यवस्था क्या होता है या भाजपा के लोगों को मत समझाइए। आपसे जब नौकरी के बदले रुपए की बात आएगी तो आप उसका डिफिनेशन नहीं दे पाएंगे। नौकरी कैसे देंगे, हर वर्ग को कैसे देंगे, हर परिवार को कैसे देंगे, आप बता नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को चले हैं ज्ञान बांटने के लिए। झूठा पार्टी है, ऐसा है। मैं आपको बता दूं विनोद पाल जी, देश में लोग रुक जाइए, अब रुक जाइए। असली बात यह है कि क्या बिहार की जनता ने बदलाव महसूस किया है? क्या बिहार की जनता ने पिछले 2 दशकों में क्या बदलाव महसूस किया है? क्या ये इस चुनाव का नतीजा बताएगा? अपना अपना क्लेम जरूर है आपका, लेकिन ये चुनाव का नतीजा बताएगा कि क्या बिहार में कुछ बदला है, पिछले 2 दशकों में कितना बदला है, और आगे के रास्ते को बिहार की जनता किस तरह देखती है। फिलहाल समय की कमी है। शुक्रिया मनीष पांडे जी जुड़ने के लिए, डॉक्टर दिनेश पाल जी जुड़ने के लिए, मधुरेश आपका भी जुड़ने के लिए, विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में।